गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज के पार्ट 7 की वीडियो में। इससे पहले हमने पीछे पार्ट 6 को कवर किया, बहुत अमेजिंग क्लास चल रहा था और अभी हम लोग पार्ट 7 तक पहुंचे हुए। केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि प्रकाश का परावर्तन है, इसको चल रहा है। हमने क्या करना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एनसीईआरटी बुक में एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। हमने डिटेल पढ़ाई करने के लिए प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों चैप्टर को अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन डिटेल जाके पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। और आज की इस वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी को सीखने वाले हैं। पीछे की वीडियो को लगातार अगर आप देखोगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बता दो कमेंट में अगर दिक्कत हुआ तो, कभी होगा ही नहीं। लेकिन आप प्रीवियस वीडियो को लगातार अटेम्प्ट करने के बाद अगर यहां तक आप पहुंचे हो बेसिक तरीके से, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप चिन्ह परिपाटी पीछे सब कुछ देख लीजिए। हो चिन्ह परिपाटी में ये दो चीज हम लोग को सीखना पड़ता है। पहला क्या है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग आर कहते हैं, और फोकस दूरी जिसको हम लोग स्मॉल एफ के से सूचित करते हैं, वो ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या जो कि आर होता है और फोकस एफ होता है, वो धनात्मक होता है। ये कैसे होता है, इसको प्रूफ करने वाला है आज। बस यही दो चीज सीखना होता है, इसी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैथ से होगी तो आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा आराम से एकदम। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो कि आप दो, हम लोग क्या करते हैं ना, मिरर बनाते हैं। सपोज कर लो ये हमारा अवतल दर्पण है और इसी से हम इसी के साथ यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये उत्तल है या अवतल है। तो अवतल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें परावर्तक सतह को कैसा रखना होगा, बताओ बताओ जरा कैसे रखना होगा। परावर्तक सतह को हम लोग को अंदर की ओर से क्या रखना होगा ना। तो ये हम लोग कर दिए, बाहर से रंगीन कर दिए। अब ये हमारा है अवतल, क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अब उत्तल बनाने के लिए हमें इसके परावर्तक सतह को कलर करना होगा। इससे क्या बन गया कि हमारा राइट साइड जो हमारा मिरर है, हमारा उत्तल दर्पण बन गया। चलिए ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारा अवतल है, ये हमारा उत्तल है। इसी को समझिएगा, इसी से आगे समझते चलेंगे। अच्छा, दोनों जगह एक तो इसका भी तो मुख्य अक्ष रहता होगा ना, इस ध्रुव से, इस पी बिंदु से, ठीक है, ये पी बिंदु से ध्रुव हो गया। अच्छा, इसका भी तो अगला मुख्य अक्ष होता होगा। अब इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष में क्या होता है भैया, यहाँ पर मान लो आप सेंटर होता है, इधर हमारा मतलब फोकस होता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, छोटा एफ कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लो यहाँ पर सेंटर होता होगा, यहाँ पर एफ होता होगा, ये पर बड़ा एफ लिखेंगे फोकस, और इसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये तो इसका अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के बारे में हो गया, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के बारे में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना ऐसे ही हम लोग इमेजिन करते हैं, यहाँ पर हमने मान लो कि एक हम लाइन खींच दिए हैं इसी पे, जिस पे वो रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद आ रहा है कि मैथ में आप ऐसा पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाएंगे आराम से हम। तो ऐसा पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये ऐसा पढ़े होंगे। तो ये चतुर्थांश आप पढ़ोगे, ये 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा अवतल दर्पण चाहे तो इसको समझ लो पूरा पूरा का गोली दर्पण। तो गोली दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इसको हम x और x डैश मानते हैं। यहाँ पर हम x और x डैश मानते थे मैथ में, x डैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि मैथ में हमने पढ़ा होगा कि जैसे हम आगे की ओर, हम लोग अगर धरती से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं। यहां पर सेम कंडीशन पढ़ना जो मैथ में आपने पढ़ा था। यहां पर क्या करना है, आपको 2-3 चीज ध्यान रखना। ये जो हमारा P है, सबसे पहले वो क्या पता है आपको, पता है वो मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु, या फिर उसको हम लोग उसको ध्रुव भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा है कौन, पता है, ये हमारा P है, ठीक है, समझिएगा। अगर मान लो कि ये, अच्छा, इस पूरे गोली दर्पण में अगर हमें कहीं दूरी मापना होगा, कहीं भी, चाहे तो इधर, चाहे नीचे, चाहे ऊपर से, कहीं भी मापना होगा, ये P से शुरू होता है। तो अगर हम बोलेंगे भैया इस जगह का है और हमें क्या करना है, इस P बिंदु से उधर नापना है दूरी, तो अगर P बिंदु से अगर हम इधर ऐसे लिखेंगे कि मान लो P बिंदु से नीचे की अगर हमें दूरी मापना है, तो यहां पर लिखेंगे मुख्य अक्ष, समझिएगा ध्यान से, मुख्य अक्ष P बिंदु, ठीक है, समझिएगा। P बिंदु से मापी गई सभी दूरियां अब क्या रहेगी, ऋणात्मक होती है।
बस ये आपको ध्यान रखना। अगर हम मुख्य अक्ष के P बिंदु से नीचे की ओर कोई दूरी मापेंगे, भैया नीचे कितना की ओर बना हुआ है कुछ भी चीज को, तो वो सब जाएगा ऋणात्मक में, इसको ध्यान रखिएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम P बिंदु से हम इस डायरेक्शन में की ओर दाएं की ओर, अगर आप सुनो यहां पर क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के P बिंदु से मापी गई सभी दूरियां कैसी होती है बताओ जरा, धनात्मक होती है। बस ये अगला से आपको ध्यान रखना है। अगर हम P बिंदु से दाएं की ओर P बिंदु से, अच्छा सॉरी यहां पे एक चीज लिखाएंगे, यहां पर इसको मिटाते हैं। P बिंदु से दाएं की ओर मुख्य अक्ष के P बिंदु से दाएं की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। उसी प्रकार से मुख्य अक्ष P बिंदु से मापी गई मुख्य अक्ष के P बिंदु से नीचे की ओर, सॉरी यहां पर नीचे की ओर हो जाएगा, लिख देता स्पष्ट तरीके से, नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो ये प्लस में होती है, इसको समझिएगा। दो चीज मैंने सीखे ना, अगर हमें P बिंदु से नापना पड़े नीचे की ओर तो वो माइनस में जाएगा, अगर P बिंदु से दाएं की ओर मापना पड़े तो वो हमारा प्लस में जाएगा। इसी प्रकार से आप समझो। अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक बात आपको पता है कि ये दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर रखनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट मतलब O, और इसी से लाइट निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले प्रकाश की किरणें होती है, तो यहां पर आपतित किरण लिखेंगे, बताया था ना आपतित किरण। तो आपतित किरण जो होती है की दूरी हमेशा धनात्मक मापी जाती है। अब ये बात तो पक्का है आप लोगों को, क्योंकि यहां पर मैंने बताया ना कि जैसे मान लो अगर ऐसा रहे कि अगर बिंदु से दाएं की ओर जाना रहे तब तो प्लस में होगा, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं पता, ऑब्जेक्ट से माप रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन जा रही है, रे किरण जाती है उसको माप रहे हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अंतर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर, कि अगर हमें इस बिंदु से इधर की ओर दूरी मापना पड़े, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर दूरी नहीं माप रहे हैं, हम यहाँ से जो रे निकल रहा है इसकी डायरेक्शन को देख रहे हैं, इसकी गति को, इसकी दिशा को, इसकी दूरी को देख रहे हैं कि कितना दूर वो रे गया है, तब पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमें इस P बिंदु से बाएं की ओर मतलब मापना पड़े दूरी, ऐसे इधर की ओर मापेंगे दूरी, तब इसका मतलब बोलेंगे यहाँ पर उसी प्रकार से, इसका हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर आपका प्लेस होगा, यहाँ पर लिखिएगा आराम से। इसमें क्या होगा कि बिंदु P से बाएं की ओर मापी गई सभी दूरियां कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, चार पांच चीजें मेन समझिए, रिवाइज कर रहे हैं। अगर किसी बिंदु P हो, बिंदु P से अगर हमें दाएं की ओर जाना पड़े तो प्लस में आएगा, बिंदु P से अगर नीचे की ओर जाना पड़े तो माइनस में जाना है, और अगर बिंदु P से बाएं की ओर जाना पड़े तो माइनस में जाना है, अगर बिंदु P से मतलब ऊपर जाना हो तो भी प्लस में। तो ये हो गया एक दाएं की ओर। अच्छा ऊपर का मैंने लिखा नहीं, आपको एक और लिखना पड़ेगा ऊपर। अगर हमें बिंदु P से ऊपर की ओर देखना पड़े तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर बिंदु P से अगर ऊपर की ओर देखेंगे कि बिंदु P से ऊपर कितना दूरी तक कोई चीज बना हुआ है, तब इसका हम यहाँ पर ध्यान से लिख दे रहे हैं। आप लोग फेयर में अच्छे से बनाइए, नहीं तो अगर आप नोट्स चाहते हो तो नीचे 9572104545 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। वहां पर हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अच्छे तरीके से नोट्स बना हुआ पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा राइट हैंड का, ये हमारा नीचे टाइप का, और ये हमने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के लिए, और ये आने वाले किरणें के लिए। यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर, अगर हम किसी बिंदु P से ऊपर की ओर नापेंगे तो हम यहां लिखेंगे बिंदु P से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती है। चलिए ध्यान से तो समझिएगा,
ये बस 5 से आपको देखना है। ऊपर अगर जाएंगे बिंदु P से तो प्लस में चले जाएंगे, आगे दाएं की ओर बढ़ेंगे तो प्लस की ओर बढ़ेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो माइनस में घट जाएंगे, और उल्टा बाएं की ओर जाएंगे तो माइनस में घट जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग को देखना है कि किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है तो इसको हम लोग प्लस में देखेंगे। तो इसी को अगर आपको ध्यान हो तो अच्छा आप समझिए, अब आपको समझ में आएगा। ये पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब R। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप समझो है कि नहीं। अब ये अवतल दर्पण है, इसका वक्रता त्रिज्या ये हो गया और इसका फोकस दूरी ये हो गया, तो दोनों तो ऋणात्मक है ना, मतलब दोनों पीछे की ओर है, दोनों बाएं की ओर है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर हम बिंदु O से, देखिए यहां से बिंदु P से अगर हम बाएं की ओर आएंगे तो इसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक मापी जाएगी। तो ये जो वक्रता त्रिज्या बात हो रहा है, चाहे तो फोकस दूरी की बात हो, ये अवतल दर्पण में दोनों किधर है, बाएं की ओर है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी दूरी सब क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझ गए। अच्छा, अगला पॉइंट है कि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो कि R और फोकस दूरी, अब उत्तल दर्पण इधर वाला है तो इसका वक्रता त्रिज्या मतलब ये वाला और फोकस दूरी मतलब ये वाला, दोनों क्या होगा, धनात्मक होगी। तो समझ में आ गया ना कि इधर सब कुछ क्या रहता है, अगर हम बिंदु P से उधर जाएंगे तो उधर क्या है, इधर मिलेगा फोकस दूरी, इधर यहां तक मिलेगा वक्रता त्रिज्या, तो दोनों क्या बढ़ रहे हैं, दाएं की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब प्लस में आएगा। तो हमें इस मतलब चिन्ह परिपाटी बस ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लस में होता है, कौन सा माइनस में होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होते हैं ये वाले, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बाएं की ओर होता है, इसलिए माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दाएं की ओर होती है, तो दाएं की ओर हमेशा पॉजिटिव जाता है, इसलिए प्लस में होता है। ठीक है, बस ये हो गया वक्रता त्रिज्या। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है। चलिए अगला टॉपिक हमारा दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। अभी ना हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है जो कि मिरर से रिलेटेड होता है, उसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र कैसे आता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, केयरफुली से मेरे साथ चलेगा, आराम से आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, होगा कभी नहीं होगा। हम सबसे पहले दर्पण सूत्र पढ़ने पहले हमें दो प्रकार के, पहले हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं गोली दर्पण। मान लीजिए मैं आपको बनाया हमने, चलिए सीधा टेढ़ा बहुत होता है मेरे हाथ से। एक हमने ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। चलिए एक और बनाते हैं हम अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल, ये अवतल। उत्तल तो बना नहीं है, उत्तल बनाने के लिए क्या करना होगा, बाहर वाले पार्ट्स को हमें रस्तीत करना होगा, कलर करना होगा। कलर कर डाला हमने, इसमें अंदर वाले पार्ट को कलर करना होगा, तब ना उत्तल बनेगा। अब एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल, एक हो गया बाहर सरंगीन, एक हो गया अंदर सरंगीन। चलो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को पता है, यहाँ पर हमारा P होता है, यहाँ पर भी हमारा P होता है, यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष रहेगा, तो यहाँ पर भी हमारा मुख्य अक्ष रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों जगह मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, C रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है अभी। ठीक है, हमारे यहाँ पर मानते हैं इसको C और इसको मानते हैं इसके बीच की दूरी को F। ऐसा ही यहाँ पर क्या रहेगा, मानते हैं यहाँ पर F होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, C होगा। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपको कुछ चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर इसकी और इसकी बीच की दूरी को F कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है, और मान लो ये आगे हम मुख्य इसको बढ़ाते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट O रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पर बताओ, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो आगे ही रहेगा, या अवतल दर्पण है तो भी आगे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट इधर ही रखना, आपको बार बार बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, मान लीजिए इसका जो जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है, हम लोग कहीं मान सकते हो। प्रतिबिंब को हम लोग आई इमेज बोलते हैं, आई मतलब प्रतिबिंब। ये ऑब्जेक्ट था तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रखा और मान लो कि यहाँ पर किसी भी जगह पर मान सकते हो, किसी भी जगह मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मान रहे यहाँ पर मान सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, समझिएगा। अवतल दर्पण में अगर हम C से थोड़ा दूर रख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, मान ले कहीं भी रख सकते हो, यहाँ भी दूर अनंत पर कहीं भी रखो। ठीक है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। तो कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बन रहा है, इसी प्रकार कहीं कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बन रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि किसी, ये जो दर्पण है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, पहले समझिए दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये दर्पण है, तो दर्पण से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को यू कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये दर्पण है, तो दर्पण से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। अच्छा अब बताओ जरा, यू माइनस में होगा कि प्लस में होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये उत्तल दर्पण है चाहे तो ये अवतल दर्पण है, हम जा रहे हैं मापने के लिए दूरी को बाएं की साइड से, तो माइनस में होगा, माइनस में होगा। बात सही कि नहीं, मैंने बताया ना चिन्ह परिपाटी के बारे में। चलिए तो वो बात की बात है माइनस प्लस, लेकिन अभी समझो खेला कि अगर हम अवतल दर्पण से बाएं की ओर जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट तक की दूरी को देखने के लिए इसको यू कहेंगे, ऐसे ही जहां भी यू कहेंगे।
अच्छा, अगर हम अवतल दर्पण से जाएंगे मापने के लिए दूरी कहाँ तक की पता है? मापने की दूरी ऑब्जेक्ट मतलब इमेज तक की। ये था दर्पण से वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को भी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए उसी प्रकार से, अच्छा जिस प्रकार से यहाँ पर मुख्य अक्ष और एफ जो फोकस होता है उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसी प्रकार तो इसके और इसके बीच की दूरी को फोकस के बीच की दूरी को एफ कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ, जिस प्रकार से दर्पण से मतलब वस्तु तक की दूरी को ऑब्जेक्ट तक की दूरी को यू कहेंगे और इसका जो इमेज यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? भी कहेंगे। और ये जो हमारा यहां से लेकर यहां तक की दूरी होता है सी तक का, इसको हम टोटल आर कहते हैं। इसको भी यहां से लेकर तो सी तक का दूरी होता है, यहां तक सी तक है ना, इसको हम लोग कहेंगे क्या? आर कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में क्या होगा समझिएगा ध्यान से, एकदम केयरफुली से भी फॉर्मूला सिद्ध करने वाले हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, अगर P से जाएंगे वस्तु तक की दूरी मापने के लिए उसको U कहेंगे, ऐसे ही सेम होगा अवतल दर्पण में भी। अगर हम वस्तु दर्पण से अगर हम जाएंगे नापने के लिए वस्तु की दूरी को, उसको भी U कहेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब इमेज तक की दूरी को भी कहेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब इमेज तक की दूरी को ये भी कहेंगे। दर्पण, ये जो दर्पण हमारा है जिसको हम लोग पोल भी बोलते हैं ध्रुव, वहां से लेके एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यहां से भी एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो हमारा सी जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या उसको कहा जाता है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं रेडियस से दर्शाते हैं। सब पता चल गया? ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ये एफ मतलब फोकस दूरी, ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट दूरी, ये यू मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सभी का मतलब पता है कि नहीं? ये ओ भी आर क्यू सब क्यू एस हो, ठीक है, सबको पता है। अब हम फॉर्मूले बात करते हैं। यहां पर है ना, सुने ध्यान से, एक चीज यहां पर हम लाइन लिखते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। गोलीय दर्पण में जो वस्तु की दूरी है उसको क्या लिखते हैं? वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं, ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आप वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं, तथा, ठीक है, एक चीज और, तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? स्मॉल एफ लिखते हैं। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, ठीक है, के बीच के संबंध को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको समझिएगा, यहां पर हमने क्या लिखा है कि जो हमारा वस्तु की दूरी होता है u, प्रतिबिंब की दूरी होता है v और फोकस दूरी होता है f, इन सभी के बीच में क्या रिलेशन है इसके संबंध को बताते हैं एक फॉर्मूले के माध्यम से। वो फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v, ये जो बराबर होता है वो 1/f के बराबर होता है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है दर्पण सूत्र का। इसमें हमने आपको बताया था पीछे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन, वहां पर हमने प्रूफ किया था मैथ के तरीके से और साइंस के तरीके से कि जो f होता है वो f बराबर r/2 होता है। इसका मतलब ये r है ना, इसका आधा कौन होता है? f होता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला बनाने वाले हैं, समझिए। अगर हम इस f की जगह पर r/2 रखेंगे तो मान लो अगर 1/f है, इसकी जगह पर क्या 1 और r/2 कर रहे हैं तो ये क्या, ये 2 जाता है ऊपर कि नहीं? इसका मतलब 2/r, इसका मतलब 2/r हो गया फॉर्मूला। क्या इसे एक और फॉर्मूला बन सकता है कि 1/u प्लस 1/v प्लस बराबर 1/f जो है इसके बराबर क्या आ जाएगा? r/2 आ जाएगा। तो यहां से हमें दो फॉर्मूले मिले, ठीक है, दर्पण सूत्र के। तो इसी दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे आगे हम लोग जब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक आप ये u भी क्या होता है ये नहीं समझोगे, ये फॉर्मूला आराम से समझ में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं आवर्धन के बारे में, वो और थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझिएगा, ठीक है। तो ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, इस फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। जब इसमें हम f का वैल्यू बैठाएंगे r/2 होता है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। इस प्रकार से हमारे पास दो फॉर्मूला आएगा दर्पण सूत्र को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला हम सीखने वाले हैं आवर्धन क्या होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसको m से सूचित करते हैं। देखिए इसका मतलब m की अगर बात करेंगे तो किसकी ऊंचाई, पहले हमें लिखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है सिद्ध करने वाला, उसको ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसका अनुपात, बिंब की ऊंचाई। देखिए बिंब का मतलब वस्तु होता है, आप सभी को बता दिए। बिंब की ऊंचाई बोलो चाहे तो वस्तु की ऊंचाई बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा ये जो m है, m को क्या हम I/O लिख सकते हैं? आप पूछो कैसे, पूछो जरा कैसे, बताते हैं। अब m का m हो गया, I मतलब क्या, बिंब की ऊंचाई, नहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसका मतलब प्रतिबिंब का मतलब क्या, वो इमेज जो बनता है, तो वो I लिख दिए, और बिंब की ऊंचाई मतलब वो ऑब्जेक्ट, तो I/O लिख दिए, ठीक है। चलो जी, अच्छा क्या हम m इज इक्वल टू V/U लिख सकते हैं? चलो जी, अब बताओ, पूछो कैसे लिखें, कैसे लिखे पता है कि नहीं। अब m का यहां पर भी m लिख दिए, तो I क्यों लिखे, क्योंकि सर इमेज की ऊंचाई बोल रहा है, ठीक है। अब O क्यों लिखे, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट ना बिंब है। चलो जी, V क्यों लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मतलब दर्पण से जो इमेज या फिर प्रतिबिंब की दूरी को मापते हैं वो V से मापते हैं, इसलिए V लिखा। जो नीचे बिंब है मतलब ऑब्जेक्ट है, इसलिए O लिखा, और दर्पण से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को U से मापते हैं, इसलिए U लिखा। इसका मतलब क्या, V/U हमारा, ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल गया, ये हमारा किसका, आवर्धन का, ठीक है। चलिए इसमें हमें ना ध्यान, कहीं कहीं आपको कोई बताएंगे यहाँ पर माइनस लाख बताएंगे कि नहीं m बराबर माइनस V/U होता है, उसको बताते क्या होता है अभी। एक हमारा दर्पण है अवतल, ठीक है, एक हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में समझिएगा अधिकतर क्या होता है ना कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। अवतल दर्पण में अगर वास्तविक बन रहा है तो वो क्या रहेगा, अगर वास्तविक रहेगा तो उसके साथ उल्टा रहेगा। और अगर अवतल दर्पण में वास्तविक बन रहा है मतलब प्रतिबिंब में रियल मतलब बन रहा है लेकिन उल्टा बनता है, तब ये होता है माइनस में। बताते कैसे, ठीक है। और अगर बनेगा, अच्छा कभी कभी ऐसा सिचुएशन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अवतल में भी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जो ये आभासी बनाता है, ठीक है। आभासी बनाने के साथ साथ आभासी और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। और जब भी आभासी और सीधा बनाएगा ये प्लस में जाएगा, बताते हैं कैसे जाएगा सो। और दूसरा दर्पण हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा का हमेशा जो प्रतिबिंब मतलब कैसे बनता है, आभासी बनता है, हमेशा हमेशा प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसीलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा जो उत्तल दर्पण के लिए होता है वो m इज इक्वल टू V/U होता है। ये सिर्फ उत्तल के लिए, क्योंकि हमेशा ये प्लस में देता है। बताते कैसे सो, ठीक है। और वास्तविक उल्टा बनता है इसलिए माइनस में देता है, और कभी कभी आभासी बनाता है, सीधा बनाता है तो प्लस में देता है। इसके लिए समझो, आप मैं बोल रहा हूँ प्लस माइनस में क्या, अच्छा वास्तविक बन रहा है कोई भी इमेज, इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण यहाँ पर है तो इधर ना बन रहा है, सामने ना बनेगा जिधर उसका फेस रहेगा। तो दर्पण अगर यहाँ पर है, मान लो अगर अवतल की बात करेंगे, अगर हमने ये अवतल रखा है तो इसके सामने अगर हमने दर्पण रखे तो इसका मतलब इसका इमेज इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये सामने ना है, रियल में है कि नहीं। तो इसकी दूरी मापने के लिए इस दर्पण से बाएं क्यों रहोगे, तो माइनस आओगे, मैंने बताया ना अभी आपको उसके बारे में चिन्ह परिपाटी में, तो माइनस क्यों आ रहा है, इसलिए माइनस पड़ता है। अच्छा आभासी और सीधा कब बनता है, आभासी और सीधा मतलब पीछे क्यों बनता है, नहीं दिखता है, आभास करते हैं, और जब भी पीछे बनता है तो सीधा बनता है। तो पीछे जाना होगा तो क्या जाएंगे, प्लस में जाना होगा, आगे रहेगा तो किस में आएंगे, माइनस में आना होगा। इसीलिए जब भी आगे की ओर बनता है मतलब उल्टा बनता है या फिर वास्तविक बनेगा उसको हम लोग माइनस में नापेंगे, और अगर आभासी बना हुआ मतलब पीछे के बना हुआ जब भी बनता है आभासी तो सीधा बनता है तो प्लस में पाएगा। इसीलिए कभी फॉर्मूला का माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है। माइनस में सिर्फ इसके लिए होता है क्योंकि ये माइनस में ना पाता है, ठीक है, इसीलिए समझ आ गया ये आवर्धन, ठीक है। तो आज का ये क्लास इतना ही था, 3 टॉपिक बचा हुआ था। अगले वीडियो में हम पूरे के पूरे एक जो हमारा पूरा चैप्टर जो आज तक हमने पढ़ा था 1 से लेके पार्ट 7 तक, उसका हम एक शॉर्ट 5 मिनट के अंदर पूरा रिकैप करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और लास्ट में आपको बताएंगे कि जो हमारा अवतल उत्तल दर्पण दोनों पढ़ के रखा ना, अवतल उत्तल सर्वतल, ये तीनों प्रकार का दर्पण का उपयोग कहां करते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं। और ये जो हमने 1 से लेकर 6 तक पढ़ा ना, अगर आपने अटेंड नहीं किया ना तो कल के वीडियो में, कल के अगले दिन के वीडियो में ये पूरा का पूरा 5 मिनट के अंदर पूरा रिकैप करेंगे, बहुत ही फास्ट टक 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 तरीके से स्पीड में चलेंगे, शॉर्टकट जहां पर पाएगा वहां पर कवरेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट पे आराम से लिखा हुआ है क्लास 10 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर ये लिखा हुआ है, आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे पाए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।